स्टूडेंट्स, मैं रितिका ई लर्निंग भिवानी के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बेटा आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। डायपोल क्या है ये देखिए। डायपोल एक्चुअली अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या कहा? इक्वल एंड अपोजिट। ऐसे चार्जेस जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो और वैसे वो अपोजिट चार्जेस हो, अगर वो किसी डिस्टेंस पे इस तरीके से रख दिए जाएं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? डायपोल। देखिए जैसे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, ये दोनों चार्ज 2a डिस्टेंस पर रख दिए गए। अब अगर इस सिस्टम का नेट चार्ज देखें हम तो वो कितना हो गया बेटा? 0। लेकिन ये दोनों क्या मिलके बनाते हैं? एक डायपोल। यहाँ प्लस क्यू की जगह आप प्लस 3q भी हो सकता है, 50q भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त यहाँ पर भी क्या होगा? जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज। तो डायपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचिए। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो बेटा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज मिलके टोटल चार्ज कितना बना रहे हैं? 0। तो इस हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? 0। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दोनों चार्ज एक ही जगह पर नहीं सिचुएटेड, इन दोनों के बीच में कुछ गैप है। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से 0 नहीं होती, बजाय यहाँ पर आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? डायपोल फील्ड। बिकॉज वो किसकी वजह से है? डायपोल की वजह से। अब कितनी फील्ड होगी वो डिपेंड करता है कि कोई डायपोल कितनी स्ट्रेंथ का है। यानी हमें इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ने के लिए उसकी स्ट्रेंथ का जानना जरूरी है, और वो स्ट्रेंथ हम पढ़ते हैं, एक टर्म आती है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। Now, it is a measure of strength of electric dipole और दिया किससे जाता है? ये P से। P अल्फाबेट यूज करेंगे। Dipole moment whose magnitude is equal to product of magnitude of either charge। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, तो either चार्ज का मैग्नीट्यूड और साथ में किसका प्रोडक्ट है? डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, यहाँ हमने कितना लिया है? 2a। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा? q इंटू 2a। तो ये हो गया क्या? डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस उठते हैं कि मैम आपने 2a डिस्टेंस क्यों लिया? यहाँ a डिस्टेंस ले सकते थे या r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपल हम a या r ऐसे ही लेते हैं। ट्वाइस क्यों लिया? तो बेटा 2a इसलिए लेते हैं बिकॉज हमें आगे जो कैलकुलेशंस करनी होंगी वहां इन दोनों के बीच का हाफ डिस्टेंस हमें चाहिए होगा, तो बार बार a/2 करने से बेहतर है कि हम ऑलरेडी 2a लें और उसका हाफ कितना हो जाएगा? a। तो सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ये डिस्टेंस कितना लिया गया है? 2a। जहां तक बात है डायपोल मोमेंट की, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, कन्वेंशनली इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज गिवन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब यहाँ एक वर्ड लिख दिया कन्वेंशनली कि ऐसा माना गया है, लेकिन आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों नहीं है? ओके, एक सिंपल एग्जांपल लेके हम इसको समझ सकते हैं। देखिए बेटा अभी आपको बताया कि इस सिस्टम में क्या होते हैं? 2 चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। सिस्टम ये पूरा है, ओके, और इसमें नेट चार्ज कितना है? 0। दरअसल इनकी वजह से जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्या मतलब है इसका? देखिए मान लीजिए ये अपनी क्या है? एक्स वाई जेड एक्सिस।
ओके, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस वन इज z। और यहाँ पर आपने x एक्सिस पर एक डायपोल प्लेस कर दिया, ठीक है। डायपोल प्लेस करने के दो तरीके हम ले लेते हैं कि एक बार तो माइनस क्यू प्लस क्यू, राइट, और दूसरी बार हमने क्या किया, दिस इज प्लस x y एंड दिस वन इज z, कि पहले हमने रखा प्लस क्यू एंड उसके बाद हमने रखा माइनस क्यू। क्लियर? तो दो केस ले लिए हमने, केस 1 एंड केस 2। फाइन। अब ये जो डिस्टेंस है इसका नाम हमने रख दिया x, और इन दोनों के बीच में तो हमें पता ही है कितना गैप है, 2a। अब की बार इसका डिस्टेंस कितना है x, और ये गैप हमें पता है दैट इज 2a। ओके, अब अगर हम इन चार्जेस का मोमेंट निकालें, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट मोमेंट निकालें, तो देखिए वो क्या होगा। पहले माइनस क्यू चार्ज के लिए माइनस क्यू इंटू ये डिस्टेंस कितना है x, तो आ जाएगा xi कैप, राइट। उसके बाद प्लस क्यू चार्ज के लिए देखिए प्लस क्यू इंटू 2a डिस्टेंस, तो ये है ही, लेकिन किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम, ओरिजिन के अबाउट, तो 2a प्लस x इंटू आई कैप, ये कितना हो गया, माइनस क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू इंटू 2a आई कैप प्लस क्यू इंटू एक्स आई कैप। ये देखिए दोनों क्वांटिटीज प्लस और माइनस एक जैसी हैं, ये दोनों हो गई कैंसिल, यानी क्यू इंटू 2a एक्स आई कैप, राइट, ये आ गया। और ये डायरेक्शन कहां से कहां आई है, माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ, क्योंकि आई क्या आया है, पॉजिटिव। आई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इस तरफ बढ़ते हुए यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। समझ आ गया? अब यहां चलो, अगर हम इस डायपोल को उल्टा करके रख दें, यानी पहले प्लस क्यू आ जाए, तो अब ओरिजिन के अबाउट इन दोनों चार्जेस का मोमेंट निकालते हैं। ओके, पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए लिखेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना है, x, यानी q इंटू एक्स आई कैप, राइट। नाउ फॉर द माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के लिए 2a प्लस एक्स इंटू आई कैप, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स आई कैप माइनस क्यू इंटू 2a आई कैप एंड माइनस क्यू एक्स आई कैप। अगेन ये दोनों टर्म इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल हो गई, हमारे पास आ गया माइनस क्यू इंटू 2a आई कैप। बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है q इंटू 2a माइनस आई कैप, q इंटू 2a डायपोल मोमेंट। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आया, q इंटू 2a q इंटू 2a वो तो सेम है, बट यहाँ पर डायरेक्शन क्या आई, माइनस आई। माइनस आई मतलब इस तरफ, अगर इस तरफ आ रहा है तो भी क्या है, माइनस क्यू चार्ज से किस तरफ, प्लस क्यू चार्ज की तरफ। समझ रहे हैं बात को? मतलब हम कोई किसी भी तरीके से प्लेस करें, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इस वजह से कन्वेंशनली हम क्या मान के चलते हैं कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। बेटा बुक्स में नहीं मिलेगा, फिर से इसको समझ लेना। ओके, अब आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी, एक डायपोल मोमेंट और एक डायपोल क्या होता है। अब बात करते हैं डायपोल फील्ड की। डायपोल फील्ड क्या होगा, अभी थोड़ा सा बताया था आपको कि डायपोल की वजह से फील्ड एग्जिस्ट करेगी। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस, नेट चार्ज जीरो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, बट बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है इनके बीच में, तो डायपोल फील्ड एग्जिस्ट करेगी। हाँ, वो फील्ड जो है वो रैपिडली डिक्रीज हो जाएगी, बहुत सारे न्यूट्रल पॉइंट्स हमें मिलेंगे, बट स्टिल डायपोल फील्ड विल एग्जिस्ट। अब वो डायपोल फील्ड कितनी एग्जिस्ट करती है वो हमें पढ़ना है। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पढ़ने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में किस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। जैसे सी, ये है कोई डायपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड दिस इज 2। ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर से, ये जो लाइन है, इस लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है
तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो पॉइंट कहाँ है, एक्सियल पॉइंट। किस लाइन पर है, एक्सियल लाइन पर से हमें इस यहाँ पर इस P पॉइंट, इसका नाम रख लेते हैं P और ये है A, ये है B। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे कि ये P जो पॉइंट है ये किस लाइन पर है, एक्सियल लाइन पर। तो बेटा सबसे पहले हम ये केस करेंगे दैट फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए अब इस पॉइंट पर दोनों की वजह से, प्लस Q की वजह से और माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेटा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से पॉजिटिव अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। इट मींस इस प्लस Q की वजह से इस पॉइंट पर क्या होगी, इस तरफ होगी। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, इस तरफ होगी E1 और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां आ जाएगा डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस अगर यहां से ये डिस्टेंस हम मान लें कितना है, r। ओके, तो देखिए ये a है, ये a है और इस सेंटर पॉइंट से और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। तो प्लस Q का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, r प्लस a। तो यहां आ जाएगा r प्लस a स्क्वायर, राइट। और डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, अलोंग px, ओके, उस तरफ। अगर हम बात करें माइनस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब इस तरफ, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो से इसको नाम दिया हमने E2 जो कि माइनस Q चार्ज की वजह से है। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए ये कंप्लीट R है, उस R में से अगर ये कितना है A, ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा और वो कितना होगा, R माइनस A। तो R माइनस A होल स्क्वायर अलोंग PB, राइट, इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए दो वेक्टर्स आ गए, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। हमें अगर नेट निकालना है तो दोनों को ऐड करेंगे। तो करो बेटा, नेट E हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A होल स्क्वायर प्लस माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A होल स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर माइनस साइन यहाँ ले लेते हैं, 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। देन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लेंगे, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे इसे ओपन कीजिए तो ये होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2AR, राइट। तो ये R स्क्वायर A स्क्वायर सब कैंसिल, ये बने हमारे पास नेट E जो है दैट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2AR और माइनस 2AR और माइनस 2AR, ये क्या हो जाएगा 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। अब हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4A को 2A इंटू 2
कैसे लिखा जा सकता है, माइनस इधर लिख लिया, और अपॉन ये क्या रह गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। बेटा Q इंटू 2a क्या होता है, ये डायपोल मोमेंट अभी किया था हमने, तो E नेट जो है वो क्या आ गया, Q इंटू 2a P विद डायरेक्शन इंटू 2r। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो हमने P क्या लिख लिया, विद डायरेक्शन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर। This is electric field due to a dipole at a point which is situated on the axial line of a dipole. Okay, this is E net, इसको axial line पर होने की वजह से हम क्या लिख देते हैं, E axial। right? अब इसमें एक चीज और की जा सकती है, देखिए, in case should I rub it, ये मिटा देते हैं। देखिए ई एक्सियल अगर P इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर ऐसा हो that r is greater than a, means ये पॉइंट बहुत 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 दूर हो, किसके मुकाबले, जो इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन है, दोनों पॉइंट चार्जेस डायपोल में जो डायपोल लेंथ है, ये क्या होती है, डायपोल लेंथ, ये जो सेपरेशन है इसके मुकाबले अगर वो पॉइंट बहुत दूरी पे रखा हो तो r ग्रेटर देन a होगा। इन दैट केस r स्क्वायर और बड़ा होगा और a स्क्वायर जो है वो उसके मुकाबले बहुत कम होगा, तो हम यहाँ से a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो अगर a स्क्वायर हमने नेग्लेक्ट किया, देन विल गेट p इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4, ये कैंसिल, यहाँ बच गया 3 पावर, तो E एक्सियल फॉर दिस स्पेशल केस कितना आ गया, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। So keep in mind both of these expression for the E axial, right? अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप कि E इलेक्ट्रिक फील्ड R के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, देखिए कैसे डिपेंड कर रहा है बेटा, Q पावर में, जबकि हमने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जबकि यहां पर कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्सियल में फॉर डायपोल r क्यूब। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम डायपोल से दूर जाते जाएंगे, r क्या है, डिस्टेंस है ना पॉइंट का, किससे डिस्टेंस है, डायपोल से, हम जितनी डायपोल से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही तेजी से वैनिश हो जाएगी। यहाँ r स्क्वायर था, यानी कि एक पॉइंट चार्ज से अगर आप बहुत दूर जाते हैं तो वो कैसे क्वाड्रेटली, है ना, स्क्वायर पावर में वैसे डिक्रीज होती है, जबकि यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री। तो एक्सियल जब डायपोल की बात करें तो r डिस्टेंस बहुत दूर होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी से वैनिश होगी। क्लियर? अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड r, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। क्लियर? बहुत स्टीप कर्व होगा क्योंकि बहुत जल्दी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैनिश कर जाएगी। क्लियर है बेटा? तो ये था एक्सप्रेशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डायपोल। अब हम करेंगे इसी डायपोल में अगर इस एक्सियल लाइन की बजाय जो पॉइंट है वो कहाँ हो, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, दिस परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक्सियल की बजाय हम लिख लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन।
So this time the point is at equatorial line. This is equatorial line. Clear? मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ है. This is P point. Now this is P point. अब इस P point पर I think I should write here. थोड़ा सा नीचे पर. Look. This is plus Q and this is minus Q. This is equatorial line. और ये है पॉइंट P. अगेन ये पूरी लेंथ कितनी है 2a, तो ये कितना हो जाएगा a एंड दिस वन आल्सो a. ये जो डिस्टेंस है, जैसे एक्सियल लाइन पे जब पॉइंट लिया था तो वो r डिस्टेंस पे था, सेम वही अब की बार भी ये कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर. अब हमें इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. मान लीजिए प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम क्या है E1. फाइन. E1 बेटा प्लस Q चार्ज की वजह से फिर वही बात रेडियली आउटवर्ड होगी. इस पॉइंट पर देखना है तो किस तरफ होगी, इस तरफ. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q. तो उस तरफ E1 आएगी और माइनस Q की वजह से क्या होगा, देखिए माइनस Q की तरफ आएगी, यानी इस तरफ. अगर इसको E2 कहें तो E2 की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज Q. तो ये E1 और ये E2, ये तो हुई डायरेक्शन की बात. अब अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो वो देख लेते हैं. तो देखिए अगर ये R है, ये A है और ये है 90 डिग्री का एंगल बिकॉज इक्वेटोरियल लाइन, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, सिंपली r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट. क्लियर? से ये एंगल कितना है, थीटा. ओके, नेचुरली ये भी कितना है, थीटा. ये भी कितना होगा, ये डिस्टेंस भी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. क्लियर है? अब देखिए E1 हो जाएगा, अगर प्लस Q चार्ज की वजह से है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर. तो ये रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगी इस तरफ, अलोंग, हम इसे नाम दे देते हैं, से इस तरफ है x, so along px. okay, then E2 q upon 4 pi epsilon naught. फिर से देखिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अलोंग. तो इसको नाम दे देते हैं x डैश, अलोंग x डैश. ठीक है? अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन अलग है. अगर ऐसा हो और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, हमें इनके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट. चलो देखिए, अगर ये E1 है और हम इसका कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट देखिए कैसे, ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. तो इसका कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, ऐसे आ जाएगा. सेम ऐसे ही ये जो E2 है, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट किस तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ. ओके बेटा, ये जो कंपोनेंट होगा ये आएगा E1 cos थीटा और E2 के लिए क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा. जबकि यहां जो कंपोनेंट आएगा ये होगा E2 sin थीटा और ऊपर की तरफ आएगा E1 sin थीटा. ठीक है? अब क्योंकि थीटा सेम है तो sin थीटा सेम होगा. E1 और E2 के
मैग्नीट्यूड हम देख चुके हैं वो सेम है। अगर ऐसा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये जो दो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, एड अप। तो हम यहां लिख सकते हैं E नेट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 cos थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2 cos थीटा, राइट। E1 और E2 तो सेम है, हम रख लेते हैं इनका मैग्नीट्यूड Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की। एक बार इसको ट्वाइस कर लेते हैं, लिखिए 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा। नाउ देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें अगर आप cos थीटा की वैल्यू ढूंढें तो बेटा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, यस बताइए क्या होगी, cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू, ये होगा cos थीटा इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। इस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू है। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 1 पावर यहाँ हाफ यहाँ, टोटल होगी पावर 3/2 और 2Q इंटू A, इसको ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू 2A। तो ये क्या बन गया, डायपोल मोमेंट। सो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2, ये आ गया किसके लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो हमने एक्सियल लाइन के लिए किया बेटा, और अभी किसके लिए किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। यहां देखिए R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर कितनी है, 3/2। जो केस हमने एक्सियल लाइन के लिए किया था सेम वही केस अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं। केस क्या था कि अगर ये जो पॉइंट है P ये बहुत दूर हो, ये R डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू द डायपोल लेंथ, तब क्या होगा, मींस R is greater than A. If R is greater than A, then E is equal to, यह था P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। तो हम उस केस में R स्क्वायर के कंपैरिजन में A स्क्वायर नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ये आ जाएगा E is equal to P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बना, E is equal to P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये किसके लिए है, इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। अगर आपको ध्यान है एक्सियल लाइन के लिए, तो बेटा एक्सियल लाइन के लिए क्या आया था मैग्नीट्यूड, दैट वाज P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यानी यहाँ क्या था, ट्वाइस। इक्वेटोरियल लाइन के लिए ओनली P और एक्सियल लाइन के लिए ट्वाइस ऑफ P। तो अगर हम इसे रख कर देते हैं, इन दोनों की रेशो लें तो ये आ जाएगा E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2, ट्वाइस है ना, E एक्सियल क्या है, ट्वाइस। सो कीप इट इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सियल लाइन पे 2 गुना होता है किसका, इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फिर इक्वेटोरियल लाइन पर भी लेकिन एक चीज हम देख सकते हैं कि R पे डिपेंडेंस कैसे है, देखिए कैसे डिपेंड कर रहा है, R क्यूब। अगेन अगर हम एक्सियल लाइन पे देखते हैं तो भी R क्यूब, इक्वेटोरियल लाइन पे देखते हैं तो भी R क्यूब। इट मींस
एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है, उसकी क्यूब पावर, वो भी इनवर्सली। फिर वही बात, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम डायपोल से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली डिक्रीज करेगी। ओके, किसकी मुकाबले? एक पॉइंट चार्ज के मुकाबले। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन्स। नाउ देखिए बेटा, जब हमें किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? सपोज कीजिए कि ये के पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ऐसे में ये जो डायपोल है इसको हम रिजोल्व कर लेंगे। कैसे? कि एक बार तो इसका कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में आए? के की डायरेक्शन में आए, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर। देखिए जैसे ये ए बी है, इस ए बी का एक कंपोनेंट इधर, मान लीजिए एंगल कितना है? थीटा। तो अगर इस डायपोल का डायपोल मोमेंट P है, ऑब्वियसली नेचुरली P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, P है, तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? P cos थीटा। कितना हो जाएगा? P cos थीटा। अब दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? P sin थीटा। राइट? इसका फायदा क्या हुआ? ऐसा क्यों किया हमने? देखिए, ऐसा करने से ये जो के पॉइंट है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल के, इस डायपोल के लिए ये कैसे फील हो रहा है? जैसे इसकी एक्सियल लाइन पर है, और अगर डायपोल ये है तो इस डायपोल के लिए कैसे फील हो रहा है? जैसे ये के पॉइंट इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर है। क्योंकि हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के दोनों रिजल्ट्स हम पहले कर चुके हैं, तो उन्हीं का यूज करने के लिए हमने ऑलरेडी प्रेजेंट डायपोल को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। समझ आ गई बात? बस अब तो कैलकुलेशंस करनी है। देखिए, एक हमारे पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन वाली, यानी P cos थीटा कंपोनेंट से, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी P sin थीटा वाले कंपोनेंट से, मतलब जब K पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर बिहेव करेगा। देखिए, E1 that will be P E1 एक्सियल लाइन वाली है, वो कितना होता है? 2P। P कौन है? P cos थीटा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? P cos थीटा। P नहीं लिखेंगे, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो होता है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बट हम यहाँ क्या लिखेंगे? r क्यूब। हम शॉर्ट डायपोल की बात करेंगे। ओके, केस r इज ग्रेटर देन a, r क्यूब। दूसरा E2, वो कितना हो जाएगा? E2 यानी कि P sin थीटा की वजह से, अब P sin थीटा फिर से IP P sin थीटा की वजह से K कैसे बिहेव कर रहा है? इक्वेटोरियल लाइन पर, तो वो हो जाएगा P sin थीटा, ये पूरा डायपोल, अपॉन यहाँ 2 नहीं आता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। राइट? डिपेंडेंस तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की, r क्यूब। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, E नेट वो क्या हो जाएगा? 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब प्लस P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहां से P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। राइट? देखिए, ई नेट क्या होगा? इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। राइट? तो cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब स्क्वायर प्लस P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसमें से P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कॉमन है दोनों में, अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लें तो स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। राइट? तो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कौन बचा?
2 cos स्क्वायर थीटा, या फिर इकट्ठा लिखें 2 cos थीटा का स्क्वायर, और यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको क्या लिखा जा सकता है, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, पर यहाँ 4 है तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है 3 + 1। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनाएंगे 1, तो इसको हटाकर यहाँ क्या लिखा जा सकता है ओनली 1। ये क्या आ गया हमारे पास E net, right? So this is the expression for a arbitrary point. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, ओके। इसको चेक कैसे किया जा सकता है, हमने जो पहले दो रिजल्ट्स निकाले हैं, आइए उनको चेक कर लेते हैं। सी cos थीटा, केस 1, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मान लीजिए थीटा क्या है 0। अगर cos थीटा 0 है तो cos थीटा कितना होगा बेटा 1, तो ये आ गया E P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 + 1 4 का रूट 2, तो यहाँ क्या आ गया 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। किससे मैच हो रहा है ये रिजल्ट, E एक्सियल से, राइट। देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है। अगर थीटा 0 हो, थीटा 0 है मतलब ये के पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस लाइन पर आ जाएगा। ये लाइन पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो कौन सी लाइन होती है, एक्सियल लाइन, तो सही है ये। और रिजल्ट क्या होना चाहिए था इसमें 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये रिजल्ट होना था, ओके। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos थीटा विल बी 0, तो E नेट हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। किससे मैच होता है ये रिजल्ट, इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड से, राइट। चेक करते हैं, इफ थीटा इज 90, अगर ये थीटा 90 हो जाए तो ये जो पॉइंट है 90 यहां पहुंच जाएगा, और ये कौन सी लाइन है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन। इस डायपोल के लिए कौन सी लाइन होगी, इक्वेटोरियल, और वहां रिजल्ट क्या था, यही तो था P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। So this was all about the electric field intensity at any point due to a electric dipole. तो डायपोल फील्ड में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, और किसी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो एक्सियल पॉइंट है, चाहे वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, या कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वो कैसे एग्जिस्ट करती है, कितनी एग्जिस्ट करती है, और साथ में इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो कीजिए।